आज इकोनॉमिक सर्वे जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया तो मैक्रो तौर पर उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव्स हमें गिनवाए, बड़ी मैक्रो अचीवमेंट्स नहीं, लेकिन माइक्रो लेवल पर हम देखते हैं तो एक आम आदमी की ज़िंदगी या वो सेक्टर जिनसे एक आम आदमी बराह रास्त मुंसलिक होता है, उनमें हमें कहीं कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई है। अब जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर की उन्होंने बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन के बारे में गुफ्तगू की और ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को न सिर्फ स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, बल्कि प्राइवेटाइजेशन के अमल में भी आकर लगाया है, तो उससे एक आगे के लिए उम्मीद मिलती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे मुल्क में आएगी और आगे हमारे पास ग्रोथ के चांसेस बेहतर रहेंगे। लेकिन जो सेक्टर्स हमारे खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर में तो थोड़ी हमें बेहतरी नजर आई, लेकिन बाकी दीगर सेक्टर्स हमें बहुत पीछे दिखाई दिए। रेमिटेंसेज में हमने गो के अच्छा खासा एक गेन किया है, लेकिन उसका भी ज़ाहिर है ये वजह है कि बहुत सारे लोग ख़राब हालात की वजह से और क्रंच इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो फिर हम पर वो बाहर जाकर एक तरह से डॉलर्स की बारिश कर रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल अगले साल कैसी रहेगी और अब क्या उम्मीद लगाई जाए से, जो कि कल ही पेश किया जाना है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब साबिक CEO एट अडैब के मारूफ बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंस मिनिस्टर के बकौल हमारी बहुत सारी अचीवमेंट हैं, लेकिन वो मैक्रो लेवल पर हैं। जब हम माइक्रो लेवल पर देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, तो हालात हमें खासे मुश्किल नज़र आते हैं। अब अगला साल भी पिछले साल की तरह चैलेंजेस से भरपूर होगा या कुछ बेहतरी की उम्मीद है आपकी नज़र में? देखें, जो अभी इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे दिया, बड़ा रोजी पिक्चर पेश किया है। सारी चीजें उन्होंने, जो फर्टिलाइजर में 17% बढ़ गया और मोबाइल की 9% सेल बढ़ गई और बहुत सारी चीजें उन्होंने, सर्विसेज सेक्टर के अंदर 4.9% की ग्रोथ आ गई। ये ओनली दैट साइड ऑफ द पार्ट है। अब आप अगर इसका अगर मुआवजा करें और इसको अगर आप जनरल पब्लिक के ऊपर, आम आदमी के ऊपर लेके जाके बात करें, तो मुझे इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो आम आदमी के ऊपर जाती है, आप मुझे बताएं। फर्टिलाइजर आज भी हमारा जो है ना, वो दुनिया से महंगा है हमारे किसानों के लिए। आप मोबाइल फोन का कोई ऐसा कोई होता नहीं है कोई भी कनेक्शन इकोनॉमी से। अब सब चीजों को देखते हैं। तो इन्फ्लेशन आपका बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट है कब आपका 11.5% उनको करना पड़ा, जो कि उसके बड़े बड़े मुहर्रिकात हैं। बहुत बहुत पीछे बहुत सारी बातें हैं। जैसे अब जब साल शुरू हुआ तो एक प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक टैरिफ की पॉलिसी निकली, उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा हुई। फिर वो अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम हुई, हमने जाके नेगोशिएट किया और हमारा 18% सेटलमेंट हो गया। इसके बाद देखा तो गल्फ वॉर हो गई। अब गल्फ वॉर के अंदर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि अब यूएई जो है वो हमारा 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड यूएई। तो अगर हम वहाँ जो है ना, हम उसके अंदर वहाँ बड़ा डिस्टर्बेंस देखते हैं। पाकिस्तान के और यूएई के जो है ना एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी आ रही है। रेमिटेंसेस जो कि पिछले महीने के अंदर यूएई से सबसे ज्यादा है, 1 बिलियन से ऊपर आया, जो कि रिकॉर्ड है। और $4.25 बिलियन आए उस महीने के अंदर। इन तमाम बातों को जब आप देखते हैं तो एक मैक्रो इकोनॉमिक जो है ना सिनेरियो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं इसको बुरा नहीं समझता। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो में इनके पास अब फिस्कल रूम पैदा हो गया, उनके पास फिस्कल स्पेस आ गई। वो जो फिस्कल स्पेस आई है ना, उसको अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जाहिर है जब उन्होंने बजट बनाया होगा और जब इनको 258 मिलियन सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट नजर आया है, तो ये तो बहुत ही कम है। और टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छा हो गया, जो हमारी उम्मीद थी, मेरी उम्मीद थी, उससे ज्यादा कलेक्शन हुआ। तो ये तीनों चीजें जब आप देखते हैं तो अब इनके पास, मैं समझता हूँ कि जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उनके पास फिस्कल रूम है। अब वो जो है ना मुराद दे सकते हैं। अब ये जो 3 साल कह रहे थे कि आप बर्दाश्त करें, ये करें, हमने सुपर टैक्स लगाया है, आपको इसका इस साल देना पड़ेगा, ये हमने टैक्स बढ़ाया है, ये सेल टैक्स बढ़ गया, इस जगहों पर हमने लगा दिया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई। अब इन तमाम चीजों को रिवर्स करने के लिए इनके पास टूल आ गया है। अब ये जो एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, IMF ने नाम बोला है, इसको निकाल दें। IMF से हमने वैसे भी निकलना है। IMF के हम कितने साल IMF में रहेंगे? 1.2 बिलियन की ट्रेंच लेने के लिए हम उनके पीछे भागते रहेंगे, क्या करेंगे? जरूरत इस बात की है कि हम इन तमाम चीजों को लेकर बैठे और हम सर जोड़कर ये बैठे कि ये जो 6% एक्सपोर्ट कम हुआ है पाकिस्तान का, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जब मैं देखता हूँ तो उसकी वजह यह है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रॉब्लम है। ये दोनों चीजें जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। आज बांग्लादेश $54 बिलियन की एक्सपोर्ट में पहुंच गया सिर्फ टेक्सटाइल, और हम 15-16 बिलियन के इधर ही घूम रहे हैं। कभी 12 हो जाता है, कभी 16 हो जाता है, कभी 17 हो जाता है, वैसे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जाता। इसका मतलब वो जो कंफर्म जो लोग हैं जिनकी फैशन डिजाइनिंग और हाई लेवल स्टैंडर्ड है, वही माल जा रहा है। रन ऑफ द मिल जिसको कहते हैं,
वो हमारा जो है ना टेक्सटाइल के अंदर प्रोडक्ट नहीं जा रहा। तो टेक्सटाइल हमारी जो है ना, आप समझे, रीढ़ की हड्डी है। टेक्सटाइल 60% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स है, और टेक्सटाइल ही के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट शोभा करता है वो तो टेक्सटाइल है। आपने क्या किया, एनर्जी के रेट्स बढ़ा दिए। मैं इनसे ये पूछता हूँ, दुनिया का एक मुल्क पता है, एक, बहुत ज्यादा नहीं, जिसमें कॉस्ट से ज्यादा यूटिलिटी इंडस्ट्री को बेची जाती है। कभी दुनिया में होता है लोग यूटिलिटी को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं कि हम WTO के जो रूल्स हैं उनको हम बीट करें, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और सब्सिडाइज कर दें हम एनर्जी को। यहाँ ये काम कर रहे हैं, आपके गैस के दाम, आपकी कॉस्ट 1668 रुपए, आप उसको 2300 रुपए का बेच रहे हैं, आप इसको 4000 रुपए का RLNG मिला के बेच रहे हैं। तो कहाँ से, मतलब व्हाट इज, ये सारे नंबर्स हैं जिनको इनको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को देख लें, पानी की कॉस्ट को देख लें, मिनिमम वेज को देख लें, इंटरेस्ट रेट को देख लें। इन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं तो हमारी जो है ना, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जिसको कहते हैं, वो हमारी दूसरे मुल्कों से ज्यादा है। जब तक हम उनके बराबर नहीं लाएंगे, हम ये नहीं कहते कि उनसे आप 5% को कम कर दो, उनकी अगर आप बराबर लेके आ जाएं और फिर आप हमारे गिरबान पकड़ लेंगे, अगर हमारे एक्सपोर्ट डबल ना हो 2 साल के अंदर, तो हम जिम्मेदार बैठे। आज हमारा उनके साथ कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो 13 से 18% हमारा कॉस्ट ज्यादा है। इस तरह से तो काम नहीं होगा। और ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके सवाल के जवाब में आप कहेंगे सवाल क्या किया, जवाब क्या दे रहे हैं। आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी को फायदा जब ही पहुंचेगा जब उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो उसको घर का चूल्हा जलेगा ऑटोमेटिकली। अगर आज घर के 2 आदमी काम कर रहे हैं, बाकियों को नौकरी नहीं मिल रही, अगर दूसरे 3 काम करना शुरू कर देंगे तो खुशहाली आएगी। खुशहाली आती जब है जब आपका नेट टैक्स का नेट भी ब्रॉडन हो, और आपकी जो है ना इंडस्ट्री जो है ना वो फले फूल आगे बढ़े, नई इंडस्ट्रियां लगे, और जो है ना हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकें, ज्यादा लोगों की जरूरत हो, ज्यादा लेबर की जरूरत हो, ज्यादा टेक्नीशियंस की जरूरत हो। ये इस वक्त जरूरत है। आज जो रोड पे लोग फिर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो खुद ही बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई, दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकती। तो ये दोनों चीजों में तजाद कल देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। जुबैर साहब, अब ये इंडस्ट्री को ज़ाहिर है इस वक्त रिलीफ चाहिए टैक्सेस में थोड़ा सा, कि ये सुपर टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इसको कम करें, और जो एक आम आदमी है उसको पेट्रोल की कीमत सस्ती चाहिए ताकि वो महंगाई उस तरह से ना बढ़े। अब ये हुकूमत ने, अगर फिस्कल स्पेस है तो अपने PDL का टारगेट भी बढ़ा दिया है 1400 से 1800 अरब, और इंडस्ट्री को टैक्स से रिलीफ देना भी एक बड़ा चैलेंज है। अब ये दोनों चीज़ें क्या मैनेजेबल हैं? इन दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है? नहीं, आम आदमी को भी रिलीफ दे दें और इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा टैक्स में छूट दे दें? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब आपके पास फिस्कल स्पेस आ गई है तो यू कैन मैन्यूवर ना, कि आप अगर यहाँ की जो स्पेस है वहां दे दें, वहां की स्पेस यहाँ दे दें। अगर आपके जो है ना ये पेट्रोल प्राइसेस हमेशा तो रहनी नहीं है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जंग के मामला खत्म होंगे तो हम पुरानी पोजीशन में आएंगे, बल्कि पुरानी से भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ईरान एक नया प्लेयर ऑफिशियल आएगा प्ले के अंदर ऑयल बेचने में, जो कि अभी भी बेच रहा है लेकिन बहुत उसकी क्वांटिटी कम है। इसके बाद वो फुल क्वांटिटी के साथ जब दुनिया में आएगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से फिर आप देखें दुनिया चेंज हो रही है। पेट्रोल की जो कंजप्शन है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कार्स आ गई और बहुत सारे सोलर आ गया, विंड आ गया, सब ने बड़ा एडवांस हो गए साइंस के अंदर, सोलर, विंड। तो अदर देन जो है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हमारी जो है ना इंडस्ट्री है, हमारी जो चीज़ें जो वो चलना शुरू हो गई हैं। हम आज इलेक्ट्रिकल बसों में घूमते हैं ना, कभी सोच भी नहीं सकता था कुछ, ये बसें चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी से। अब वो जो है ना ये सारी चीज़ें जब आप इसको देखते हैं, आई थिंक कि इनके पास फिस्कल स्पेस को इनको प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए, और जहां आम आदमी को फायदा पहुंचता है उसको उनको कैटर करना चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि भाई ये कैसे हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।